एक सीन इमेजिन करते हैं। गोवा का एक शानदार बीच, दुनिया भर से सेलिब्रिटी आए हुए हैं, शैंपेन तो पानी की तरह बह रही है, और पता है स्टेज पे कौन है? एनरिक इग्लेसियस। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये असल में विजय माल्या की 60वीं बर्थडे पार्टी का सीन था। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। इस एक पार्टी पर खर्च हुए थे $2 मिलियन, उस समय के हिसाब से करीब 14 करोड़ रुपए। सोनू निगम जैसे बड़े बड़े कलाकार भी वहां थे। वो रात माल्या की दौलत, उनकी ताकत और उनके गुरूर का एक जबरदस्त शो ऑफ थी। पर मजे की बात देखिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस जबरदस्त जश्न के मतलब ठीक 2.5 महीने बाद ही किंग ऑफ गुड टाइम्स हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाएगा। और अपने पीछे क्या छोड़ा? 9,991 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड। एक ऐसा फ्रॉड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत असल में विजय माल्या से नहीं, बल्कि उनके पिता विट्ठल माल्या से होती है। और विजय और उनके पिता के बीच जो जमीन आसमान का फर्क था ना, वही इस पूरी कहानी की नींव है। तो देखिए, एक तरफ थे विट्ठल माल्या, एकदम लो प्रोफाइल, बहुत ही मेहनती इंसान, मतलब जिन्होंने जीरो से अपनी मेहनत के दम पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और फिर दूसरी तरफ थे विजय माल्या, जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिला, करीब 350 करोड़ का एम्पायर विरासत में मिला था। और उनकी इमेज कैसी थी? एक पार्टी एनिमल वाली। तो जहां पिता एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, बेटा अपनी शानदार लाइफस्टाइल पर पैसे उड़ाता था। तो अब कहानी आती है विजय माल्या के दौर पर। सच तो यह है कि शुरुआत में उन्हें काफी फेलियर मिले, लेकिन फिर माल्या ने किंगफिशर ब्रांड को एक ऐसी नई पहचान दी कि जबरदस्त सफलता मिली, और देखते ही देखते वो बन गए किंग ऑफ गुड टाइम्स। पर यह सक्सेस आसानी से नहीं मिली। शुरुआत में माल्या ने कई अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने मैकडॉवेल्स पिज्जा किंग के नाम से एक फास्ट फूड चेन खोली, थ्रिल नाम का एक कोला ब्रांड भी लॉन्च किया, लेकिन ये सब बुरी तरह से पिट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता की बनाई हुई बर्जर पेंट्स जैसी सफल कंपनी तक बेच दी, जिसकी कीमत आज 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन फिर माल्या ने अपनी सारी पिछली नाकामियों को एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक से ढक दिया। उन्होंने किंगफिशर बियर को पूरी तरह से नया रूप दिया। पुराना लोगो हटाकर एक उड़ते हुए रंगीन पक्षी का लोगो लाए और टैगलाइन दी, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। उन्होंने इसे सीधे युवाओं और भारत में उस वक्त जो नया नया पब कल्चर शुरू हो रहा था उससे जोड़ दिया। किंगफिशर कैलेंडर, फैशन शो और स्पोर्ट्स इवेंट्स के जरिए उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बना दिया। शराब के बिजनेस में तो बेशुमार सफलता मिल गई थी, लेकिन माल्या को कहीं ना कहीं लगता था कि समाज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार थे। इसीलिए उन्होंने एक इज्जतदार बिजनेस में उतरने का फैसला किया, एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन। और बस यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू हो गई। माल्या ने अपनी एयरलाइन का नाम भी किंगफिशर ही रखा, और उनका आइडिया एकदम सिंपल था, हवाई जहाज में 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस देना। हर सीट पर पर्सनल टीवी स्क्रीन, शानदार खाना और पर्सनली इंटरव्यू की गई एयर होस्टेस। और ये सब कुछ दूसरी बड़ी एयरलाइंस के बराबर या कभी-कभी तो उससे भी कम कीमत पर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ऐसे देश में जहाँ लोग हवाई टिकट खरीदते वक्त सबसे पहले कीमत देखते हैं, वहाँ इतना महंगा और आलीशान बिजनेस मॉडल चल कैसे सकता था? इसका जवाब भारत के बाजार में ही छिपा था। किंगफिशर का सीधा मुकाबला था इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस से। उनका तो पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, कम से कम कीमत और टाइम पर उड़ान। तो जब भी किंगफिशर ने टिकट के दाम बढ़ाने की कोशिश की, लोग फौरन सस्ती एयरलाइंस की तरफ चले गए। सीधी सी बात है, माल्या का पूरा बिजनेस मॉडल ही भारतीय बाजार के हिसाब से गलत था। और अब कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जब एयरलाइन लगातार नुकसान में जा रही थी, तो उसे बस जिंदा रखने के लिए माल्या ने बैंकों से अंधाधुंध कर्ज लेना शुरू कर दिया, और यहीं से भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक की नींव रखी गई। साल 2010 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस पर 7,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका था। अब एयरलाइन पैसा कमा नहीं रही थी, बल्कि पूरी तरह से कर्ज के पैसों पर ही चल रही थी। और ये कर्ज किसी एक बैंक ने नहीं दिया था, ये एसबीआई के नेतृत्व में 17 बैंकों का एक पूरा ग्रुप था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब एयरलाइन की खस्ता हालत सबके सामने थी, तब भी ये बैंकों से लगातार लोन पर लोन देते रहे। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा करता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, लोन के बदले गारंटी में क्या रखा गया? बैंकों ने किंगफिशर ब्रांड को ही गिरवी रख लिया, और उसकी वैल्यू कितनी लगाई?
4,100 करोड़ रुपए। सोचिए ज़रा, एक ऐसी चीज़ जिसे आप छू भी नहीं सकते, उसकी इतनी वैल्यू लगा दी गई। बाद में जब दोबारा इसकी कीमत आंकी गई तो पता चला कि इसकी असली कीमत तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए थी। मतलब ये साफ साफ एक धोखा था, और कमाल की बात यह है कि बैंकों ने बिना किसी खास जांच पड़ताल के इसे मान भी लिया। इसी वजह से माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। इसका सीधा सा मतलब है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे चुकाने की ताकत तो है, लेकिन वो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा। तो ये सिर्फ एक बिजनेस का फेल होना नहीं था, ये एक इरादे से किया गया फ्रॉड था। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। जब बैंकों और जांच एजेंसियों का शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा तो किंग ऑफ गुड टाइम्स ने देश से भागने की तैयारी कर ली। जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए। अक्टूबर 2015 में सीबीआई जांच शुरू करती है। दिसंबर में माल्या वो आलीशान पार्टी करता है। 28 फरवरी को एसबीआई को सलाह दी जाती है कि उसे रोका जाए, लेकिन बैंक एक्शन लेने में देर कर देता है। और 2 मार्च 2016 को माल्या 7 बड़े बड़े सूटकेस लेकर आराम से लंदन की फ्लाइट पकड़ लेता है। जब तक कोर्ट हरकत में आया तब तक वो देश से जा चुका था। माल्या के इस फ्रॉड की कीमत सिर्फ बैंकों ने नहीं चुकाई, इसकी असली कीमत चुकाई 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने, जिन्हें महीनों तक सैलरी नहीं मिली। कई लोग सड़क पर आ गए। एक कर्मचारी की पत्नी ने तो आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या तक कर ली। ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था, इसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। आखिर में माल्या ने अपने पिता की मेहनत से बनाई गई विरासत को न सिर्फ डुबोया, बल्कि उस पर धोखाधड़ी का एक ऐसा दाग लगा दिया जो शायद कभी नहीं मिटेगा। आज उनके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन जो इज्जत और सम्मान उन्होंने खोया है वो शायद कभी वापस नहीं आ सकता।